Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We will be revising the complete concepts of the chapter through MCQs. Alright, topic for this lecture is biomolecules and we will be taking up NCERT exemplar problems in this video. And before we start, make sure you subscribe to the channel so that you can get notification for the upcoming videos. It will help you to revise the topic thoroughly. Let's come to the topic now. In the previous lectures, you have taken up carbohydrates, proteins and nucleic acids in independent lectures. Now from the same topics we will be doing questions, but this time these are the NCERT exemplar problems. These molecules are the basis of life. Our body is made up of them. They are providing the energy in one form or the other form and they are required for growth and maintenance of the body. Let's start with the questions. So coming to first question, which of the following polymer is stored in the liver of animals? एनिमल के अंदर कौन सा पॉलीमर स्टोर्ड है? ऑप्शंस आर एमाइलोज और सेलुलोज, अमाइलोपेक्टिन एंड नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन. तो बेटा कीप इन माइंड, ये जो ग्लाइकोजन है इट इज द स्टोर हाउस इन द एनिमल बॉडी. इट इज एक्चुअली अ पॉलीसेकेराइड. पॉलीमर किसका है? ग्लूकोज का. इट इज ए पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज. इज इट ओके? And it is stored in the cells of liver and muscles. लीवर के अंदर और मसल्स के अंदर ये प्रिपेयर होता है और वहीं पे ये स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में. जो इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी स्टोरेज. इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन animals, in bacteria and in fungi, right? तो ये हमारे पास अमाइलोज नहीं है, सेलुलोज नहीं है, अमाइलोपेक्टिन, ये सब पॉलीमर्स हैं. पॉलीमर तो ऑल दी फोर ऑप्शंस हैं, बट आपको पूछा गया वो पॉलीमर बताओ जो लीवर के अंदर स्टोर होता है. स्टोरेज के लिए आंसर है डी ऑप्शन, ग्लाइकोजन. इज इट क्लियर? Let's come to the next question. Question number 2. Sucrose is a disaccharide. One molecule of sucrose on hydrolysis gives. सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या हमें ऑप्शंस में है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिलेंगे. 1 मॉलिक्यूल, आगे बी ऑप्शन 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, सी में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज, 1 फ्रक्टोज एंड देन डी ऑप्शन इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फ्रक्टोज. तो देखो बेटा याद रखना है कि सुक्रोज जो कि रूटीन का हमारा शुगर है, केन शुगर और टेबल शुगर, इसके अंदर जब हम हाइड्रोलिसिस करने के लिए वाटर डालते हैं एसिडिक मीडियम में तो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का ऑब्टेन होता है. सुक्रोज इज ए मिक्सचर ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज. तो कहने का मतलब एक एक मॉलिक्यूल ऑब्टेन होता है और फिर उनका कॉन्फ़िगरेशन में ग्लूकोज अल्फा आइसोमर आएगा और फ्रक्टोज का बीटा आइसोमर आएगा. और इसी रिएक्शन को इन्वर्जन ऑफ शुगर भी कहा जाता है. इन्वर्जन ऑफ शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर है वो लीवो रोटेटरी होगा. लाइट को लेफ्ट पे रोटेट करेगा, एज ए रिजल्ट इन्वर्जन हो गया, तो इसको इन्वर्जन ऑफ शुगर भी बोल देते हैं. योर आंसर इज सी ऑप्शन. गॉट इट? 1 ग्लूकोज एंड 1 फ्रक्टोज will be obtained. Coming to the next now, question number 3. Which of the following pairs represents anomer? एनोमर कौन कौन है? 4 ऑप्शंस आपको दी हैं. पहले तो ये पता होना चाहिए कि एनोमर होता क्या है. एनोमर्स आर द आइसोमर्स which differ in configuration at फर्स्ट कार्बन. जो फर्स्ट कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग शो करेंगे वो आइसोमर्स को एनोमर्स बोला जाता है. अब आप सारी स्ट्रक्चर्स देखो. ए ऑप्शन में हमें क्या दिया है? CHO दिया है. ए में तो फर्स्ट कार्बन है CHO इन बोथ दी मॉलिक्यूल्स. सेकंड में CHO फिर से दे दिया.
फर्स्ट पे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन ढूंढ रहे हैं हम. दिस इज द फर्स्ट कार्बन इन सी ऑप्शन एंड 1 सेकेंड, ये 1 मुझे यहां लिखना था सी के लिए. ये फर्स्ट कार्बन है सी का और ये दूसरे मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन. ठीक है, तो एक तरफ OH है राइट पे, दूसरे मॉलिक्यूल में OH है लेफ्ट पे. फर्स्ट पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आ रही है, इस वजह से ये आपका आंसर है, ये एनोमर्स हैं. डी ऑप्शन को चेक करते हैं. डी के अंदर OH राइट पे, OH लेफ्ट पे दूसरे मॉलिक्यूल में, एक तो ये हो गया. पर डी में सेकेंड कार्बन पे भी तो चेंज है ना. सेकेंड कार्बन पे OH राइट, दूसरे मॉलिक्यूल में OH लेफ्ट पे. तो सी ऑप्शन आपका आंसर है. सी में सिर्फ फर्स्ट पे डिफरेंस था. आप सेकेंड कार्बन को चेक करो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे कार्बन सेम है, सिर्फ फर्स्ट कार्बन डिफरेंट है. सो फर्स्ट पे अगर चेंज आता है तो उनको एनोमर्स कहते हैं. एज ए रिजल्ट आपका आंसर है ऑप्शन सी. इज इट ओके, क्लियर? सो एनोमर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है शुगर्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर. एनोमर्स आर द आइसोमर्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट फर्स्ट कार्बन. जैसे कि अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज होते हैं, वो एनोमर्स होते हैं. ये अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज ही दिया हुआ है सी ऑप्शन में. अगर ऐसे साइक्लिक मैनर में शो करना है तो आप इस तरीके से फर्स्ट कार्बन पे अगर H है अबव द प्लेन और OH है बिलो द प्लेन, इसको अल्फा ग्लूकोज कहा जाता है. सेकेंड इज HOH, थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट, फोर्थ इज HOH एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ बाकी सब सेम है. अब मैं बीटा ग्लूकोज बनाऊंगी, बीटा ग्लूकोज के अंदर आपको सिर्फ फर्स्ट कार्बन पे चेंज दिखेगा और कहीं भी नहीं. दिस इज द अदर स्ट्रक्चर. OH is at the top and H at the bottom. Then HOH, this is OH and H, then HOH, CH2OH and H. देख लो सिर्फ फर्स्ट के अंदर चेंज है. तो अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज बन गए. दे आर एनोमर्स. आइसोमर्स विच डिफर एट फर्स्ट कार्बन आर कॉल्ड एज एनोमर्स. आपका आंसर है ऑप्शन सी. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, फोर्थ क्वेश्चन. प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स of secondary structures, mainly alpha helix and beta pleated sheet. Structure alpha helix is stabilized by. प्रोटीन के अंदर एक अल्फा हेलिक्स है और एक बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है. तो क्या वो पेप्टाइड बॉन्ड से स्टेबल होते हैं या वंडरवॉल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन? तो कौन सी इंटरेक्शन है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर के अंदर, ये हमें बताना है. पेप्टाइड बॉन्ड ये होता है, पेप्टाइड बॉन्ड में C डबल बॉन्ड ONH है. ठीक है, तो पेप्टाइड में एक कार्बन, एक चेन का आप हाइड्रोजन ले लोगे, दूसरी चेन का आप ऑक्सीजन ले लोगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं. सो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन ऑफ वन चेन and oxygen of the other chain. हाइड्रोजन ऑफ वन चेन एंड ऑक्सीजन ऑफ द अदर चेन, तो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा. एज अ रिजल्ट ये सिचुएशन अराइज होती है. ये अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास यहां पे है ऑक्सीजन एंड कार्बन और ऊपर है N एंड H. तो आपने इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर देना है, तो ऐसे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है. तो हमारा आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड. ये वंडरवॉल इंटरेक्शन से क्रिएट नहीं होगा, वो तो बहुत वीक इंटरेक्शन है ना. तो ये डाइपोल डाइपोल है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो इंटरेक्शन है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड. राइट, सो मेन क्वेश्चन था अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में कैसे बॉन्ड्स होते हैं. आंसर इज H बॉन्डिंग. कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, इन डाइसैकेराइड्स, if the reducing group of monosaccharide, that is aldehyde or ketonic group, are bonded, they are non-reducing sugars. Which of the following is non-reducing sugar? Non-reducing कब कहते हैं? जब aldehyde और ketone group bonded होता है, मतलब free form में present नहीं होता, तो वो non-reducing sugar हो जाता है. हमें identify करना है non-reducing sugar कौन सा है. देखो बेटा, अब ये सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर दिए हैं. स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर तो है नहीं कि सीधा सीधा CHO दिखेगा. ये सब साइक्लिक स्ट्रक्चर है. तो आप क्या करोगे, एनोमेरिक कार्बन देखिए. एनोमेरिक कार्बन इफ प्रेजेंट देन इट इज द रेड्यूसिंग शुगर.
रेड्यूसिंग शुगर के अंदर एनोमेरिक कार्बन प्रेजेंट होता है और अगर एनोमेरिक कार्बन मिसिंग है तो वो नॉन रेड्यूसिंग शुगर है। और एक बात एनोमेरिक कार्बन के लिए ये बात याद होना चाहिए, एनोमेरिक कार्बन या तो ये हेमी एसिटल है, एनोमेरिक ग्रुप क्या होता है, इट इज हेमी एसिटल और इट इज एसिटल ग्रुप, एसिटल ग्रुप और हेमी एसिटल ग्रुप। ओके, तो आपने ऐसे या ऑप्शन से पहले देखो कि एनोमेरिक कार्बन हैज ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड्स, या तो OH और OR होगा, ये हेमी एसिटल हो गया, और एसिटल क्या हो गया, दोनों तरफ OR। ऑर्गेनिक की इतनी नॉलेज होगी तभी आप कार्बोहाइड्रेट्स कर सकते हो, दिस इज एसिटल एंड दिस इज हेमी एसिटल। ओके, तो मतलब एनोमेरिक कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन तो रहेगा ही। अब हम ऑप्शंस में देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर चेक करते हैं। ये वाला कार्बन, फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक होता है ना, फर्स्ट को चेक करो, ये फर्स्ट कार्बन पे इस तरफ ऑक्सीजन टिक कर दिया, राइट पे भी ऑक्सीजन, तो ये तो एनोमेरिक कार्बन है, मतलब ये तो रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। अब आओ सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में यहां तो एनोमेरिक कार्बन है जिसपे मैंने टिक किया, इसके तो ऑक्सीजन दिख रहा है लेफ्ट पे भी और इसके राइट पे भी, बट अगर आप इस तरफ आएंगे राइट साइड पे जो स्ट्रक्चर है, ये कार्बन को चेक करें, ये जिसको मैंने नंबर 1 डाला है, ये कार्बन के एक तरफ तो ऑक्सीजन है बट दूसरी तरफ ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन है, तो एनोमेरिक कार्बन इज नॉट प्रेजेंट इन द बी कंपाउंड। जो भी स्ट्रक्चर के अंदर एनोमेरिक कार्बन मिसिंग होगा वही नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा, बी आंसर है। अब आप ए ऑप्शन वाले पे वापस आइए, ए ऑप्शन में राइट कॉर्नर वाले कार्बन को चेक करते हैं, ये कार्बन इसके लेफ्ट पे ऑक्सीजन, इसके राइट पे OH, दोनों तरफ ऑक्सीजन है तो वो एनोमेरिक कार्बन है। सी ऑप्शन पे आते हैं, सी ऑप्शन का अगर ये कार्बन चेक करें जिसको नंबर 1 डाला गया, उस पे आपको ये टिक करने से ऑक्सीजन दिख रही है और इधर भी एक ऑक्सीजन दिख रही है। लेट्स कम टू दिस कार्बन, इसका नंबर 1 है तो दोनों तरफ ऑक्सीजन दिख रही है। वी हैव दिस कार्बन, ये कार्बन पे O और ये कार्बन पे भी O, ये कार्बन नंबर 1। लेट्स चेक द अदर वन, ये वाला भी राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट कार्बन है वो भी दोनों तरफ से ऑक्सीजन को टच कर रहा है, बट बी ऑप्शन में ये वाला कार्बन जिसको हमने हाईलाइट कर दिया वो कार्बन बेटा एनोमेरिक नहीं था, तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, दैट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। वी कैन मेंशन इन बी ऑप्शन दिस कार्बन इज नॉट एनोमेरिक, नॉट एनोमेरिक मतलब फिर वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा, जो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देता है, और नॉन रिड्यूसिंग जो है वो टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव देता है। कीप इन माइंड, एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है रिड्यूसिंग शुगर के बारे में। रिड्यूसिंग शुगर के अंदर एग्जाम्पल हैं ऑल मोनोसेक्राइड्स, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, कहने का मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज सब रिड्यूसिंग है। बट अगर आप डाइसेक्राइड्स देखोगे तो माल्टोज एंड लैक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, बट सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग। नॉन रिड्यूसिंग में फेमस एग्जाम्पल इज सुक्रोज एंड देन ऑल पॉलीसेक्राइड्स, वो भी नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। जैसे कि कभी स्टार्च का एग्जाम्पल आपको दे दिया जाएगा, कभी सेलुलोज का दे दिया जाएगा, दे ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड्स हैं। और डेफिनेशन में फर्क क्या है, रिड्यूसिंग शुगर क्यों बोला जाता है, बिकॉज रिड्यूसिंग शुगर का मतलब है इट रिड्यूसेस टॉलरेंस रिएजेंट, it will reduce tolerance reagent and Fehling solution also। टॉलरेंस रिएजेंट को, फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस करेगा अगर तो रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन नहीं कर पाएगा तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल्स हम हाईलाइट करते हैं कि सारे मोनोसेक्राइड्स एक तो रिड्यूसिंग होते हैं और डाइसेक्राइड्स में 2 एग्जाम्पल माल्टोज एंड लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग में सुक्रोज and all polysaccharides, it can be starch, it can be glycogen और cellulose। तो टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन पता होने चाहिए। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि टॉलरेंस रिएजेंट क्या है।
टॉलन्स रिएजेंट होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, मीन्स AgNO3 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन, दिस इज टॉलन्स रिएजेंट। एंड फैलिंग सोल्यूशन क्या है? फैलिंग सोल्यूशन इज अमोनिकल कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, CuSO4 एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो ये आपके पास आंसर बन रहा है बी ऑप्शन, कि आपको एक तो एग्जांपल्स याद करने हैं बट फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चर हमें आइडेंटिफाई करना है। इस क्वेश्चन में तो 4 स्ट्रक्चर्स गिवन है, तो उसके लिए जब साइक्लिक स्ट्रक्चर दिए होंगे तो हम एनोमेरिक कार्बन चेक करेंगे। इफ एनोमेरिक कार्बन इज प्रेजेंट देन इट इज रेड्यूसिंग। और एनोमेरिक कार्बन होता कौन सा है? जो हेमी एसिटल होगा या फिर एसिटल होगा। और आपको चेक करने के लिए कार्बन के दोनों तरफ ऑक्सीजन को देखना है, उससे चेक हो जाता है इजिली। Got it? So it was an important question. Coming to the next now, question number 6. Dinucleotide is obtained by joining two nucleotides together by a phosphodiester linkage. Between which carbon atoms of pentose sugar of nucleotides are these linkages present? The options are 5' and 3', 1' and 5', and then you are given 5', 5', 3', 3'. फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बेटा 2 न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता है। तो किस किस कार्बन के अंदर ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है? देखिए, सबसे पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए कि फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और वी कैन से फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, इट इज अ बॉन्ड विच ज्वाइंस 2 sugar molecules, bond which joins 2 sugar molecules in a dinucleotide. 2 न्यूक्लियोटाइड होता है बेस शुगर और फॉस्फेट, दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी बेस शुगर और फॉस्फेट। तो दोनों के शुगर्स को जो बॉन्ड ज्वाइन करेगा वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। इस तरीके से आपने सेंटर में शुगर रखना है, शुगर का राइट साइड पे है बेस, एंड यू हैव बेस अटैच्ड ऑन द फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन पे आएगा HOH, थर्ड कार्बन इज हैविंग फॉस्फेट। थर्ड पे मैंने OH नहीं लगाया, यहाँ पे फॉस्फेट P डबल बॉन्ड O एंड O, एंड देन फोर्थ कार्बन, फोर्थ के ऊपर फिफ्थ कार्बन है CH2, वहां पे भी फॉस्फेट होता है। ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। एज अ रिजल्ट जब आप देखते हो सिचुएशन की नंबरिंग हम कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ये बेटा 1' से लिखा जाता है क्योंकि बेस के नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 और शुगर के नंबर होते हैं 1', 2' एंड 3'। ये फर्स्ट कार्बन, शुगर का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आप चेक कर लो फॉस्फेट मैंने कहाँ कहाँ अटैच किया, ये फॉस्फेट यूनिट है, फिर ये फॉस्फेट यूनिट है, ये मैंने थर्ड और फोर्थ पे जोड़ दिया है। फिर आगे नेक्स्ट शुगर मॉलिक्यूल का फिफ्थ कार्बन यहाँ लगा होगा, ये फिफ्थ कार्बन है, और फिर ये आ रहा है फिफ्थ के बाद सिक्स्थ कार्बन, और फिफ्थ के बाद ये नीचे फोर्थ कार्बन, टोटल तो 5 ही कार्बन है ना। सो वी हैव 2 शुगर मॉलिक्यूल्स एंड बेस रिटन इस तरीके से HOH। अब ये थर्ड कार्बन है, फिर थर्ड पे फिर से फॉस्फेट लगेगा, 2 यूनिट्स के बाद तीसरा यूनिट ज्वाइन होगा। एज अ रिजल्ट आपके पास यहाँ पे आना चाहिए O नेगेटिव एंड यू हैव डबल बॉन्ड हेयर। तो चेक कर लो किस किस कार्बन पे अटैच किया, फिर से नंबरिंग कर देते हैं। ये 1', ये है 2', 3', 3 पे मैंने फॉस्फेट लगा दिया, और ये है फोर्थ कार्बन, फोर्थ के नीचे H आएगा, और ये फिफ्थ कार्बन 5' एंड 4', राइट। तो फॉस्फेट कहाँ कहाँ अटैच्ड है? इट इज अटैच्ड ऑन द फिफ्थ कार्बन एज वेल एज इट इज अटैच्ड ऑन थर्ड कार्बन। गॉट इट? So 5' and 3' means our answer is option A. It is present in first and third. Got it? A option is the answer in dinucleotide phosphodiester bond कहाँ कहाँ है। Coming to the next, nucleic acids are polymers of. न्यूक्लिक एसिड देखो किस किस से बना है, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, बेसिस और शुगर्स। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? न्यूक्लिक एसिड को हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इट मीन्स वो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है।
DNA and RNA, they are nucleic acids. So nucleic acid is polynucleotide. जैसे प्रोटीन को कहते हैं पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना है, अमीनो एसिड के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड है तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोल दिया जाता है। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड से बनता है न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर बेस एंड शुगर एंड फॉस्फेट, ये तीन चीजें मिल जाती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स जब सारे ज्वाइन हो जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। इट विल गिव अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। योर आंसर इज बी ऑप्शन, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। सिंपल क्वेश्चन था। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज? ग्लूकोज के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। इट इज एन एल्डोहेक्सोस, रिटन इन द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज करेक्ट। ग्लूकोज है C6H12O6 और इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। आपको पता है कि ये HOH थर्ड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट होती है, फोर्थ कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम एंड फिफ्थ पे भी सेम एंड सिक्स्थ कार्बन इज CH2OH, right? This is glucose, so it is an aldohexose. आगे बी ऑप्शन, ऑन हीटिंग विद HI इट गिव्स एनहेक्सेन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। HI एल्डिहाइड को, अल्कोहल को, इवन कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे भी 6 कार्बन है ना ग्लूकोज में, तो 6 कार्बन का एल्केन कौन सा हुआ? हेक्सेन, तो हेक्सेन विल बी ऑब्टेन्ड। इट इज प्रेजेंट इन फ्यूरेनोस फॉर्म, ये गलत है। ग्लूकोज फ्यूरेन नहीं पायरेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, ये याद रखिए। फ्यूरेन इज द 5 मेंबर्ड रिंग एंड पायरेन इज द 6 मेंबर्ड रिंग। ग्लूकोज का 6 मेंबर्ड रिंग बनता है, पायरेन स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, इसलिए पायरेनोज स्ट्रक्चर बोला जाता है। पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, जब आप पायरेनोज स्ट्रक्चर देखोगे तो आपके पास ऑक्सीजन बनेगी कॉर्नर पे एंड रिमेनिंग आर द कार्बन्स। फर्स्ट इज HOH, सेकेंड कार्बन अगेन HOH, थर्ड में कॉन्फ़िगरेशन ऑपोजिट, फोर्थ में सीधा डायरेक्ट एंड फिफ्थ के अंदर आपने सिक्स्थ कार्बन अटैच करना है। दीज आर दी नंबर्स 1 2 3 एंड दिस इज फोर्थ कार्बन, फिफ्थ एंड सिक्स्थ कार्बन। तो ये हमारे पास पायरेनोज स्ट्रक्चर किसका है? ग्लूकोज का। गॉट इट? सो फ्यूरेन में एग्जिस्ट नहीं करता। आगे है, इट डज नॉट गिव 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता है ग्लूकोज, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ग्लूकोज में फ्री एल्डिहाइड फॉर्म नहीं है। ग्लूकोज के अंदर क्या होता है? ओपन चेन स्ट्रक्चर इज इन इक्विलिब्रियम विद द साइक्लिक स्ट्रक्चर। गॉट इट? ओपन चेन स्ट्रक्चर इज इन इक्विलिब्रियम विद द साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं रहता, इस वजह से ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता। 2,4-DNP एक एल्डिहाइड का टेस्ट है। 2,4-DNP का फुल फॉर्म है 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये वाला टेस्ट एल्डिहाइड्स का टेस्ट होता है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, फिर भी ये 2,4-DNP टेस्ट नहीं देता बिकॉज एल्डिहाइड यहाँ फ्री फॉर्म में नहीं रहता है। ये वाला कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन, जो कि एल्डिहाइड का कार्बन है, इट इज अटैक्ड बाय द फिफ्थ कार्बन। इस तरीके से यहाँ अटैक होने से ये हेमीएसिटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास आंसर क्या बना? विच इज नॉट ट्रू मीन्स सी ऑप्शन इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू निकालना था आपने, ठीक है। फ्यूरेनोज में नहीं, पायरेनोज स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर ड्रॉ भी कर दिया, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 9. सो वी हैव कॉमन क्वेश्चन ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑन प्रोटीन्स, राइट? अभी प्रोटीन्स के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट. Each polypeptide in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence. The sequence of amino acid is said to be primary structure of protein or secondary structure or tertiary structure or quaternary structure. तो बेटा पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड से बन रहा है, हमें पता ही है. अमीनो एसिड के अंदर अरेंजमेंट फिक्स होता है, जैसे कि पहले ग्लाइसिन आ गया, फिर एलानिन आ गया, फिर लाइसिन आ गया, फिर कौन सा अमीनो एसिड आ रहा है. ये सीक्वेंस जो होता है इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोला जाता है. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विल
टेल अबाउट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। वो जो अमीनो एसिड एक के बाद एक अरेंज होते हैं वो सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता, हर प्रोटीन का फिक्स होता है। एंड अगर फर्दर फोल्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं एक पॉलीपेप्टाइड चेन का दूसरे के साथ, तो फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर अराइज होंगे। बट हमारे क्वेश्चन ने दिया था सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, दैट इज पर्टेनिंग टू प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली। एज अ रिजल्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट। जो अल्फा हेलिक्स है, जो बीटा प्लीटेड है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है क्योंकि वो फिर फर्दर हाइड्रोजन बॉन्ड से बनता है। बट चेन जो बनेगी पहले, जिसमें बहुत सारे पेप्टाइड लिंकेजेस आएंगे, वो बनेगी प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर। आपको पता ही है कि एक कार्बोक्सिलिक, एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लेंगे हम, ये होता है ना अमीनो एसिड, यू हैव NH2 एंड देन कार्बन, R ग्रुप एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये एक अमीनो एसिड, ये सेकेंड अमीनो एसिड, और फिर इस तरीके से हम पेप्टाइड बॉन्ड शो करेंगे। लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर के टाइम पे OH लेना है कार्बोक्सिलिक एसिड का, H लेना है अमीन का, और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। दिस रेफर्स टू द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये अभी पेप्टाइड बॉन्ड्स बन रहे हैं, चेन बन रही है, मतलब कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इवन डीनेचुरेशन में ये प्राइमरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होता, ठीक है। सिंगल मैंने पेप्टाइड लिंकेज दिखाई है। अभी तो राइट कॉर्नर पे फर्दर अमीनो एसिड जुड़ेगा, लेफ्ट कॉर्नर पे फिर से अमीनो एसिड जुड़ेगा, तब जाके पॉलीपेप्टाइड बनेगा। अभी तो एक ही एमाइड बॉन्ड दिखाया है, आई मीन टू से एक ही पेप्टाइड बॉन्ड दिखाया है यहाँ। दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। आंसर हमने मार्क कर दिया, ए ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का आंसर है। कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 10। 10th is DNA and RNA contain 4 bases each. Which of the following is not present in RNA? Again a simple question from NCERT exemplar कि कौन सा अमीनो एसिड है, कौन सा बेस है जो कि आरएनए के अंदर प्रेजेंट नहीं है। डीएनए आरएनए दोनों में 4 होते हैं। देखो डीएनए के अंदर 4 अमीनो एसिड्स कौन कौन से हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामिन। अगर हम आरएनए को देखें तो आरएनए में प्रेजेंट हैं एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो आरएनए में थायामिन प्रेजेंट नहीं होता, यूरेसिल प्रेजेंट है। आरएनए में एडिनिन प्रेजेंट है बट थायामिन इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, राइट। क्वेश्चन चाहे सिंपल है बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया है कि डीएनए के अंदर आरएनए के अंदर डिफरेंस क्या है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। अब डीएनए के अंदर कौन सा प्रेजेंट नहीं होता, यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट। दीज आर द बेसिस ऑफ डीएनए, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। हमें याद रखना है एडिनिन को बॉन्ड किससे बनाना होता है, थायामिन के साथ। गुआनिन हैज टू पेयर अप विद साइटोसिन, एज अ रिजल्ट इनको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहते हैं। बट यूरेसिल इज नॉट देयर इन डीएनए। नॉट प्रेजेंट मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 12। 3 cyclic structure of monosaccharides are given below. Which of these are anomers? Anomers का मतलब वही जो फर्स्ट कार्बन पे डिफर करेंगे। फर्स्ट कार्बन पे कौन डिफर कर रहा है, 1 and 2 में चेक करो। 1 के अंदर ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर में बेटा ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड स्ट्रक्चर का फर्स्ट कार्बन, तो कैन आई से इसका OH राइट पे है और सेकंड में OH लेफ्ट पे है, तो 1 and 2 बन गए एनोमर्स एक तो। फिर 2 and 3 को देखते हैं। 2 and 3 आर डिफरिंग एट द फर्स्ट कार्बन बट दे डिफर एट सेकेंड कार्बन ऑल्सो। दूसरी बात, कार्बन का नंबर भी फर्क है। थर्ड में अगर टोटल कार्बन गिने तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है, और जबकि यहां 1 2 3 4 5 एंड 6 डिफरेंस दिख रहा है। एक में 6 कार्बन हैं, एक में 7 कार्बन हैं, तो ये तो आइसोमर्स ही नहीं है। सेकेंड एंड थर्ड तो आंसर हो भी नहीं सकता। फर्स्ट एंड थर्ड में सेम प्रॉब्लम। फर्स्ट एंड थर्ड में प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट के अंदर 6 कार्बन, थर्ड के अंदर 7 कार्बन। फिर से फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड को अगर हम देखें तो फर्स्ट कार्बन पे डिफरेंस है बट सेकेंड पे भी तो डिफरेंस आ गया ना। सिर्फ फर्स्ट पे डिफरेंस होगा तो एनोमर्स होंगे। सो 1 and 2 आंसर बनेगा। एनोमर्स differ in configuration at first carbon,
एट C1 ओनली। एज अ रिजल्ट 1 and 2 आंसर है, मतलब कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एनोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन्ड ओनली बाय इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के कुछ रिएक्शंस दिए हैं, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर से जो एक्सप्लेन होगा वो बताना है। ग्लूकोज फॉर्म्स पेंटा एसीटेट, दैट इज ट्रू। ग्लूकोज 5 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल क्लोराइड लेता है और पेंटा एसीटेट में कन्वर्ट होता है, ये चेक कर लो। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। वी हैव टोटल 6 कार्बन्स, H and OH। देन यू हैव थर्ड पे ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, ये फोर्थ है और ये है फिफ्थ, एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन। ठीक है, तो 5 OH दिख रहे हैं। जब हम इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड डालते हैं, ग्लूकोज का ये मेन रिएक्शन है, तो पेंटा एसीटेट बन जाता है। टॉप कार्बन वैसे का वैसे रखना है, रिमेनिंग कार्बन्स के OH को हटा के OCOCH3 लगा दिया। Here you have OCOCH3 थर्ड कार्बन पे, similarly on the fourth carbon. Then you have fifth carbon. Next is the last one, OCOCH3, तो मतलब पेंटा एसीटेट बन गया। 5 मोल इसने कैप्चर कर रहे हैं। और रिमेनिंग ऑप्शंस देखो, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल अमीन टू फॉर्म ऑक्साइम, ये तो बेटा एक्सप्लेनेशन थी फर्स्ट ऑप्शन की, आई मीन टू से ए ऑप्शन की। बी के अंदर देखिए, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म एन ऑक्साइम, ये भी रिएक्शन एल्डिहाइड का रिएक्शन होता है। एल्डिहाइड ग्रुप तो ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट ही है। NH2OH इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्सिल अमीन। उसके साथ ये जब कंबाइन करेगा तो ये ऑक्साइम बन जाता है, ये आपके रिएक्शन का प्रोडक्ट। आफ्टर द लॉस ऑफ वाटर, वाटर का लॉस हम दिखाएंगे, ये 2 हाइड्रोजन्स और ये H और एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करते हैं। ये pH सेंसिटिव रिएक्शन होता है, यहाँ 3.5 से लेके 4.5 pH के अंदर रिएक्शन किया जाता है। ये प्रोडक्ट जो बना, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्साइम। तो एल्डिहाइड के चैप्टर में ये रिएक्शन आएगा आपके पास। ग्लूकोज का रिएक्शन है ये, ग्लूकोज हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट करेगा और ऑक्साइम बनाएगा। ये भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो रहा है। हमें बताना है विच इज एक्सप्लेन्ड ओनली थ्रू साइक्लिक स्ट्रक्चर। मैंने ए और बी दोनों पॉइंट डिस्कस करे, दोनों स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से अचीव हो रहे हैं प्रोडक्ट्स। लेट्स कम टू सी ऑप्शन। पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन, दैट इज ट्रू। पेंटा एसीटेट ये बनाया ही हुआ है, हमने ए ऑप्शन के लिए बनाया था। पेंटा एसीटेट ये है, दिस इज पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। तो ये बेटा हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोक्सिल अमीन के लिए ये नीचे दिया है हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन, उसके लिए फ्री एल्डिहाइड ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पे एल्डिहाइड फ्री अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पेंटा एसीटेट में हाइड्रोजन नहीं है। सो अब हम ड्रॉ कर देते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ पेंटा एसीटेट। ये स्ट्रक्चर है, जहां पे OH होता है, आपने वहां पे पेंटा एसीटेट में OCOCH3 लगा देना है। ये सेकंड कार्बन, वहां पे भी OH नहीं लगाना, OCOCH3। थर्ड कार्बन OCOCH3, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं हम पेंटा एसीटेट का। OCOCH3 ऑन द फोर्थ कार्बन, एंड देन सिक्स्थ कार्बन इज CH2OH की जगह OCOCH3 एंड हेयर H। टोटल मैंने 6 कार्बन्स बना दिए। तो पेंटा एसीटेट में क्या प्रॉब्लम है, ये हाइड्रोक्सिल अमीन से क्यों नहीं रिएक्ट करता? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री OH ग्रुप। OH ग्रुप तो प्रेजेंट ही नहीं है ना, सारे OH तो खत्म हो गए। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री OH ग्रुप एट फर्स्ट कार्बन एट C1 और फर्स्ट कार्बन, open chains, it cannot revert, ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, it cannot revert to the open structure, it cannot revert to the open chain structure, therefore it will not react with, जब तक फ्री एल्डिहाइड नहीं आता, ओपन चेन स्ट्रक्चर आएगी तभी फ्री एल्डिहाइड आएगा, वो फ्री एल्डिहाइड मिसिंग है। तो फिर ये आपका आंसर बन रहा है ऑप्शन सी, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन।
ओके, डी ऑप्शन है ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड बाय नाइट्रिक एसिड टू ग्लूकोनिक एसिड। ये तो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो जाएगा, ये साइक्लिक से नहीं होगा। ये देखो ग्लूकोनिक एसिड के साथ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देना है। ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है उसको बेटा हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं, HOH, एंड रिमेनिंग एवरीथिंग इज सेम। थर्ड कार्बन पे ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ पे डायरेक्ट, फिफ्थ पे डायरेक्ट, एंड दिस इज द सिक्स्थ कार्बन, दिस इज ग्लूकोनिक एसिड। तो ये भी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो रहा है। HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाइल्यूट HNO3 के साथ होता है ऐसा। ग्लूकोज अगर रिएक्ट करता है विद डाइल्यूट HNO3 तब आपको ये मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। एज अ रिजल्ट हमारे पास सारे पॉइंट स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो रहे हैं, बट सी पॉइंट साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन हो सकता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से इट डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 14. Optical rotations of some compounds along with their structures are given below. Which of them have D configuration? Very important, D and L. D configuration किसको बोलते हैं? ये D डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं होता, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए तो स्मॉल d होता है। ये D है बेटा sugars having OH at right hand side, जिसमें OH राइट हैंड साइड पे है किस कार्बन का? सेकेंड लास्ट कार्बन का। और L कॉन्फ़िगरेशन में OH ग्रुप लेफ्ट पे आ जाता है, OH एट लेफ्ट हैंड साइड होगा तो L बनेगा, और अगर राइट पे होगा तो वो D बनेगा। आप चेक कर लेते हैं, फर्स्ट कंपाउंड में OH राइट पे है, आपको इसका चेक करना है। ये जो कायरल कार्बन है इसके लिए, ये फर्स्ट कंपाउंड बेटा ग्लिसरैल्डिहाइड था। कमिंग टू द सेकेंड कंपाउंड, इसमें भी ये कार्बन को चेक करना है, सेकेंड लास्ट कार्बन को हम हर बारी चेक करते हैं, OH इज ऑन द राइट हैंड साइड। थर्ड कंपाउंड में फिर से ये कायरल कार्बन, OH ऑन द राइट हैंड साइड। 1 2 3 तीनों के अंदर D कॉन्फ़िगरेशन है। एज अ रिजल्ट आपका आंसर 1 2 3 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 15. Structure of disaccharide formed by glucose and fructose is given below. Identify the anomeric carbon atoms in the monosaccharide units. Anomeric carbon कौन सा है? देखो पहली बात तो लेफ्ट पे बेटा ग्लूकोज बना रखा है, लेफ्ट पे 6 कार्बन 6 मेंबर्ड रिंग है, और राइट पे 5 मेंबर्ड रिंग है, ये फ्रक्टोज है। ठीक है, लेफ्ट वाला ग्लूकोज, राइट वाला फ्रक्टोज, ये तो हमने सबसे पहले देख लिया। तो ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर था ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से सुक्रोज बनता है। एनोमेरिक कार्बन्स कौन कौन से हैं? ये फर्स्ट कार्बन एनोमेरिक है। कार्बन के अंदर अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन लगती है तो उसको एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। कैन यू सी द ऑक्सीजन प्रेजेंट ऑन लेफ्ट एंड राइट? ये हुआ एनोमेरिक, मतलब ए कार्बन जो है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो ए कार्बन है ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन, उसका नाम यहाँ ए रख दिया, वो बेटा एनोमेरिक कार्बन है। उसके बाद फ्रक्टोज में देख लेते हैं। फ्रक्टोज में पहले ई कार्बन को चेक कर लेते हैं। ये लास्ट वाला जो ई कार्बन है, अगर मैं इसको चेक करूं तो इसके एक तरफ तो ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन नहीं है, दूसरी तरफ कार्बन है, ये एनोमेरिक कार्बन नहीं है। लेट्स फाइंड आउट फॉर बी कार्बन नाउ। फ्रक्टोज का बी कार्बन देखते हैं। बी कार्बन में आपको दोनों तरफ ऑक्सीजन दिख रही है, एक तो ये ऑक्सीजन और एक यहां बॉटम पे भी ऑक्सीजन। द कार्बन विच इज अटैच टू ऑक्सीजन ऑन बोथ साइड इज एनोमेरिक कार्बन। तो हमारा आंसर ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज तो ठीक है, बट ए कार्बन ऑफ फ्रक्टोज ठीक नहीं है। फ्रक्टोज का ए कार्बन ये है, ये तो एनोमेरिक नहीं है। योर आंसर इज ए कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड बी कार्बन ऑफ फ्रक्टोज, रिटन इन सी ऑप्शन। गॉट इट? वी कैन मेंशन हेयर anomeric carbon is attached to oxygen on both sides. दोनों तरफ से वो ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है। एनोमेरिक कार्बन या तो एसिटल होता है या फिर हेमी एसिटल होता है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. 3 structures are given below in which 2 glucose units are linked. Which of these
linkages between glucose units are between C1 and C4 and which are between C1 and C6. NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं, तो आप देख लो कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर पे कितना स्ट्रेस दिया जा रहा है। ए बी सी 3 मॉलिक्यूल आपको गिवन है। ए मॉलिक्यूल को देखते हैं पहले। ए मॉलिक्यूल में बेटा ये है हमारा कार्बन नंबर 1, ये आप नंबर डाल दो फर्स्ट कार्बन। और राइट साइड वाला जो स्ट्रक्चर है उसका तो फर्स्ट कार्बन ये है ना, राइट कॉर्नर पे OH है, ये बेटा फिर फोर्थ बनेगा। नंबर देखो 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, तो ए मॉलिक्यूल की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट और फोर्थ के बीच में बॉन्ड आ रहा है इन स्ट्रक्चर ए। हमें कुछ 3 स्ट्रक्चर दिए ना ए बी सी क्वेश्चन के अंदर। ए स्ट्रक्चर में C1 एंड C4 के अंदर बॉन्ड है, C1 एंड C4 में। लेट्स कम टू बी। बी को चेक करते हैं। बी का ये पहला कार्बन और दूसरा कार्बन जो लोअर स्ट्रक्चर है, ये नीचे जो स्ट्रक्चर दिया है उसका फर्स्ट कार्बन बेटा ये है, एंड सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। तो C1 एंड C4 के बीच में नहीं है, C1 एंड C6 के बीच में आ रहा है इन स्ट्रक्चर बी। स्ट्रक्चर बी को आप फिर से देख लो। स्ट्रक्चर बी के अंदर फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन के अंदर बॉन्ड है। हमें लिंकेज ढूंढनी थी कि दो दो यूनिट्स किस कार्बन के थ्रू जुड़ रहे हैं। सी के ऊपर आइए। सी में हमारे पास ये सिचुएशन है कि ये है कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। बॉटम पे चलते हैं, 1 कार्बन और फिर ये 6th आपको पता ही है, 1, 2, 3, 4। तो 1 एंड 4 के बीच में लिंक दिख रहा है। लिंक इन सी स्ट्रक्चर इज बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन। तो सी का भी हम मेंशन कर देंगे। फॉर स्ट्रक्चर सी वी आर गेटिंग लिंकेज बिटवीन C1 एंड C4। एज अ रिजल्ट ऑप्शंस देखो, ए के अंदर C1 C4, बी में C1 एंड C6। ये बेटा यहां लिख रखा है सी के अंदर, सी ऑप्शन में। बी कंपाउंड है C1 C6, ए कंपाउंड है C1 C4, ए में C1 एंड C4 और सी में फिर से C1 एंड C4। गॉट इट? सी इज द करेक्ट आंसर, राइट? सो इट वॉज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको दो दो ग्लूकोज के यूनिट्स को ज्वाइन करना था और लिंकेज ढूंढनी थी कि कौन कौन से कार्बन के बीच में लिंकेज हो रही है। कमिंग टू द नेक्स्ट, द फॉलोइंग क्वेश्चंस from 17 to 25, they may have 2 or more correct answers. Let's see question number 17. Carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis and they are also classified as reducing or non-reducing sugars. Sucrose is a monosaccharide or disaccharide or reducing sugar or non-reducing sugar. तो सुक्रोज का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो 2 यूनिट्स निकल के आते हैं ना। सुक्रोज के अंदर जब हम वाटर डालते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या क्या बनता है? एक बनता है ग्लूकोज और एक बन जाता है फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बोथ ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड। तो ये बेटा डाइसैक्राइड हुआ ना, मोनोसैक्राइड तो प्रोडक्ट में आ रहे हैं। सुक्रोज का ये सिचुएशन होता है कि आपने फर्स्ट कार्बन लेना है ग्लूकोज का, दिस इज H एंड OH। फर्स्ट के बाद सेकेंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन, देन वी हैव फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब हम फ्रक्टोज बना देंगे। फ्रक्टोज में 5 मेंबर्ड रिंग होता है। फर्स्ट कार्बन CH2OH, देन H, ये है HOH एंड यू हैव OH एंड H। This is again CH2OH and H। इनको अब हम ज्वाइन करेंगे और वाटर रिमूव कर देंगे। ये OH और ये H में से वाटर निकल जाएगा और स्ट्रक्चर बनेगा सुक्रोज का। ये बेटा याद रखना है कि दिस इज अल्फा ग्लूकोज बट दिस इज बीटा फ्रक्टोज। ग्लूकोज अल्फा एंड फ्रक्टोज बीटा कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तब जाके सुक्रोज बनता है।
और ये सिचुएशन है, और हम चेक करेंगे एनोमेरिक कार्बन भी प्रेजेंट है या नहीं। अगर एनोमेरिक कार्बन है तो फिर वो रिड्यूसिंग शुगर, अगर एनोमेरिक कार्बन नहीं है तो फिर वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दिस इज CH2OH एंड वी हैव ऑक्सीजन, एंड रिमेनिंग सिचुएशन में सारे कार्बन अरेंज कर देने हैं CH2OH, वट एवर इज रिटन इन दी अबव स्ट्रक्चर वही हमने लिख दिया, बस एक वाटर का मॉलिक्यूल हटा दिया। ये वाटर के लॉस के बाद बन गया, ठीक है। तो यहां पे ये जो कार्बन है जिस पे अब हम टिक कर रहे हैं, दैट इज नॉट एनोमेरिक कार्बन। तो आपके पास ये कार्बन एनोमेरिक नहीं है, ये वाला कार्बन, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं। ये कार्बन पे एक तरफ पे है ऑक्सीजन, दूसरी तरफ पे है कार्बन, एज अ रिजल्ट ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सुक्रोज एक तो डाइसेक्राइड हुआ, मींस बी ऑप्शन, एंड सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डाइसेक्राइड्स में माल्टोज एंड लैक्टोज रिड्यूसिंग होते हैं, बट सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. Proteins can be classified into two types on the basis of their molecular shape: fibrous proteins and globular proteins. What are the examples of globular protein? Globular protein के अंदर फोल्डिंग इस तरीके से होती है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से होता है कि वो देखने में ग्लोब्यूल के जैसा दिखता है, राइट? तो इंसुलिन है, एल्ब्यूमिन है, ये सब ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। इंसुलिन, इवन हीमोग्लोबिन एग के अंदर प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन, कुछ एंटीबॉडीज हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं ग्लोबुलर प्रोटीन के। दीज आर दी ग्लोबुलर प्रोटीन्स। बट कैरेटिन ग्लोबुलर नहीं होता, वो तो लॉन्ग फाइबर के जैसा है। कैरेटिन एंड मायोसिन दे आर फाइब्रस। फाइब्रस प्रोटीन्स के अंदर कैरेटिन, देन वी हैव मायोसिन, दीज आर दी एग्जाम्पल्स। तो ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर आपने एक तो लिखना है ऑप्शन ए इंसुलिन, और आपने लिखना है एल्ब्यूमिन। दीज आर दी एग्जाम्पल्स, राइट? सो ग्लोबुलर ग्लोब्यूल के जैसा होगा, फाइब्रस प्रोटीन फाइबर के जैसा होता है। एग्जाम्पल्स अलग अलग हैं। हमारे नेल्स में, हमारी स्किन के अंदर कैरेटिन होता है, बालों में कैरेटिन होता है, तो वो फाइबर के जैसा स्ट्रक्चर होगा, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? Coming to the next now, question number 19. Which of the following carbohydrates are branched polymer of glucose? ग्लूकोज के पॉलीमर्स दिए हैं अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। हमें क्या ढूंढना है? विच इज ए ब्रांच्ड पॉलीमर। तो ब्रांच्ड पॉलीमर में देखो अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ये याद रखो जो अमाइलोज है इट इज अ पॉलीमर बट लीनियर, लीनियर पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। जो अमाइलोपेक्टिन है बेटा ये ब्रांच्ड है। अमाइलोपेक्टिन इज द ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। गॉट इट? सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन्स दिए हैं। जो सेलुलोज है वो बीटा का है और ग्लाइकोजन है अल्फा का। सेलुलोज इज पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, और ग्लाइकोजन अल्फा के लिए यही लिख देते हैं, इट इज ए पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो ब्रांच्ड है ये भी, ग्लाइकोजन भी ब्रांच्ड है। बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं ग्लाइकोजन में, मल्टी ब्रांच्ड होता है ये। तो लीनियर के अंदर नाम याद रखिए अमाइलोज का। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन स्टार्च के फॉर्म्स हैं, स्टार्च की टाइप्स हैं। एज अ रिजल्ट अमाइलोपेक्टिन हो गया एक तो ब्रांच्ड, और दूसरा ग्लाइकोजन है ब्रांच्ड। ये हमें याद रखना है, अमाइलोपेक्टिन एंड सेलुलोज, दे आर दी पॉलीमर्स ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 20.
अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तीन तरह के होते हैं, कुछ एसिडिक, कुछ बेसिक और कुछ न्यूट्रल, डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स एंड विच ऑफ देम आर एसिडिक। ये निकालना है एसिडिक कौन कौन सा है। देखिए बेटा, एवरी अमीनो एसिड हैज ए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड NH2 ग्रुप। इफ two carboxylic acid groups are present, two COOH groups are present, then it is called as acidic amino acid. और अगर दो NH2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे, if two NH2 groups are present in an amino acid, तब उसको बेसिक अमीनो एसिड कहा जाता है। और अगर एक NH2 है और एक COH है तो वो न्यूट्रल हुआ। तो अब हमें क्या देखना है, विच इज एसिडिक। चेक करते हैं, ऑप्शन ए में तो एक ही बार COH आ रहा है, बी ऑप्शन में दो बार ही COH आ रहा है। लेट्स कम टू सी ऑप्शन, COH एक ही बार है, मतलब कि ए वाला तो न्यूट्रल था और सी वाला भी न्यूट्रल है। ए और सी दोनों न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, बट जो डी है ये एसिडिक अमीनो एसिड है और बी भी एसिडिक अमीनो एसिड है। As a result, B and D are the correct options. Acidic amino acids are having two COH groups. Got it? तो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें से एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड ये एसिडिक हैं। तो स्ट्रक्चर नहीं भी पता है तो बस इतना याद रखिए कि COH ग्रुप कितनी बार आ रहा है, वहां से हम चेक कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, लाइसिन इज, लाइसिन का स्ट्रक्चर आपको गिवन है। देखो दो बारी NH2 दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक ही दिया है, COH एक ही है, बट टू बेसिक ग्रुप्स आर देयर, टू NH2 ग्रुप्स आर प्रेजेंट, therefore it is a basic amino acid। ये बेटा एक बेसिक अमीनो एसिड है। तो आपके पास बी ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, बेसिक अमीनो एसिड इज लाइसिन, वेरी फेमस एग्जांपल फॉर बेसिक अमीनो एसिड। Coming to the next now, question number 22. Which of the following monosaccharides are present as 5-membered cyclic structure? मतलब कि फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर किस किस का है? Options are राइबोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। राइबोज एक तो 5-membered होता है, राइबोज के अंदर हमें 5-membered की रिंग बनानी होती है, सेंटर में ऑक्सीजन, फर्स्ट कार्बन के ऊपर आप लगाते हो H and OH, सेकेंड इज अगेन HOH, थर्ड पे HOH, फोर्थ कार्बन पे CH2OH, ये फिफ्थ कार्बन है, ये फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। तो राइबोस का तो हो गया 5-membered स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का 5-membered नहीं होता, ग्लूकोज का अभी बात हुई थी, ग्लूकोज का पायरेनोज स्ट्रक्चर होता है, मतलब 6-membered रिंग में आएगा ग्लूकोज। एंड फ्रक्टोज इज ऑल्सो 5-membered, 5-membered मतलब फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। देखिए फ्रक्टोज के लिए आपको फिर से 5-membered रिंग लगानी है और सबसे पहले CH2OH टॉप पे आएगा, ये बेटा फर्स्ट और सेकंड कार्बन हो गए। थर्ड कार्बन विल हैव द ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ विल हैव डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड फिर फिफ्थ और फिर ये सिक्स्थ कार्बन। दीज आर द नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। टोटल कार्बन 6 हैं बट रिंग 5-membered बनती है तो उसको फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। इट इज फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज एंड दिस इज द फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। राइबोज इज अ शुगर प्रेजेंट इन RNA। DNA में डीऑक्सीराइबोज होता है और RNA में राइबोज शुगर होती है। ग्लैक्टोज भी 6-membered रिंग बनेगी, ग्लैक्टोज का भी पायरेनोज स्ट्रक्चर बनेगा। आपका आंसर है 5-membered रिंग के लिए ऑप्शन ए एज वेल एज ऑप्शन सी। मोर देन 1 करेक्ट हमें दिया था, तो ए और सी जो है वो आ रहे हैं इसके अंदर 5-membered के अंदर। गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ, क्वेश्चन नंबर 23. In fibrous proteins, polypeptide chains are held together by। fibrous proteins के एग्जाम्पल्स हैं मायोसिन, फिर है कोलाजन, उसके बाद कैरेटिन, वेरी फेमस एग्जाम्पल। कोलाजन इज प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर कोलाजन प्रेजेंट है। कैरेटिन इज प्रेजेंट इन
nails, in hair एंड इन स्किन कैरेटिन प्रेजेंट है। तो ये सारे फाइब्रस प्रोटीन्स के एग्जाम्पल है। मायोसिन बेटा मसल्स के अंदर प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स का पता होना जरूरी है। फाइब्रस प्रोटीन्स आर हैविंग लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दे आर हेल्ड बाय विच बॉन्ड्स, ये हमें बताना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन किस अटैचमेंट से जुड़ेगी। एक तो उनमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस होती हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होते हैं, राइट? So B and D is the answer. Disulfide linkages and hydrogen bonds, they are present in fibrous protein. Got it? Coming to the next question 24. Which of the following are purine bases? बेसिस जो होते हैं वो दो तरह के हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए जाते हैं। एक है प्यूरिन और दूसरा है pyrimidines. Purines and pyrimidines, both of them are, they are used in the synthesis of DNA and RNA. DNA RNA के अंदर जो बेसिस प्रेजेंट हैं ये वो बेसिस हैं। बेसिस की दो कैटेगरीज कर दी गई, एक प्यूरिन्स और एक pyrimidines। तो इसमें बेटा जो प्यूरिन्स है हमें वो ढूंढना है। आपका आंसर बनेगा ए एंड बी, बिकॉज गुआनिन एंड एडिनिन ये होते हैं प्यूरिन्स। ए एंड बी, कीप इन माइंड, गुआनिन एंड एडिनिन दे आर प्यूरिन्स। एंड उसके बाद साइटोसिन एंड थायामीन दे आर pyrimidines। ए एंड जी आर प्यूरिन्स। ए एंड जी मतलब गुआनिन, जी सिंबल गुआनिन का, ए सिंबल एडिनिन का, राइट? जो pyrimidine है इसमें कार्बन और नाइट्रोजन होंगे, बट pyrimidines आर सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इट इज अ सिंगल, एक रिंग होती है, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन, बट प्यूरिन्स आर द डबल रिंग स्ट्रक्चर्स। These are double ring structures of कार्बन एंड नाइट्रोजन। ऑब्वियसली कार्बन एंड नाइट्रोजन तो दोनों में प्रेजेंट है। अगर दो दो रिंग्स बनेगी तो वो प्यूरिन्स है, और अगर सिंगल रिंग बनेगी तो वो बेटा pyrimidine है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर करेक्ट अबाउट एंजाइम्स? प्रोटीन्स होते हैं क्या एंजाइम्स? डाई न्यूक्लियोटाइड्स, or they are nucleic acids, or they are biocatalysts। एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं, ना कि न्यूक्लिक एसिड्स। एंजाइम्स जो हैं दे आर प्रोटीन्स, और उनको बायोकैटालिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे बायोलॉजिकल फंक्शन को कैटालाइज करते हैं ये। कैटालिस्ट का काम होता है टू स्पीड अप द रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास सुक्रोज है, तो सुक्रोज के अंदर कौन सा एंजाइम काम करता है एज अ कैटालिस्ट? डायास्टेज। डायास्टेज ये बेटा क्या करेगा? सुक्रोज को ब्रेक कर देगा माल्टोज के अंदर। माल्टोज के ऊपर फिर फर्दर माल्टेज एंजाइम एक्ट करता है। माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ग्लूकोज बनेगा। तो ये एंजाइम्स हैं जो कि बायोकैटालिस्ट हैं, बायोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनको स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। कैटालिस्ट कभी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है, कैटालिस्ट रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप करता है। इसी तरह हमारे स्टमक के अंदर प्रोटीन को ब्रेक करना है तो कौन सा कैटालिस्ट, कौन सा एंजाइम यूज होता है? इट इज ट्रिप्सिन। वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, याद रखने हैं। प्रोटीन्स की डाइजेशन में ट्रिप्सिन काम करता है और ये पेप्टाइड के अंदर उसको ब्रेक करेगा। प्रोटीन से पहले पेप्टाइड बनेगा, फिर पेप्टाइड से अमीनो एसिड बनेगा। इसी तरह इंटेस्टाइन में ट्रिप्सिन, इन द इंटेस्टाइन इट इज ट्रिप्सिन। ये गलत लिख दिया मैंने, यहां पहले पेप्सिन लिखना था। स्टमक में बेटा पेप्सिन होता है, और इंटेस्टाइन के अंदर, in the intestine the enzyme which breaks proteins is trypsin। okay, so keep in mind ये trypsin जो है ये अमीनो एसिड प्रोड्यूस कर देगा, प्रोटीन को ब्रेक करेगा। फिर से देख लो, एक एंजाइम बोला गया आपको पेप्सिन, एक बोला गया ट्रिप्सिन। कब काम करते हैं? स्टमक के अंदर है पेप्सिन और इंटेस्टाइन के अंदर है
ट्रिप्सिन। इसी तरीके से जो मिल्क है, मिल्क से कर्ड का कन्वर्जन, यहां पे भी एंजाइम एक्ट करता है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एंजाइम विल कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड। तो बहुत सारे एंजाइम के एग्जाम्पल आपको दे दिए। दे आर एक्टिंग एज कैटालिस्ट फॉर द बायोलॉजिकल फंक्शंस। बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होते एंजाइम्स, एंजाइम्स होते हैं प्रोटीन्स, मतलब ऑप्शन ए। और दे एक्ट एज कैटालिस्ट इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। एज अ रिजल्ट हमारा आंसर बनता है ए एंड डी। दिस इज स्पेसिफिक फॉर एंजाइम्स। So that is all about the lecture. We have taken up the biomolecules like carbohydrates, proteins, and then nucleic acids in the form of their NCERT exemplar problems, and functions of carbohydrates, their structure, their chemical reactions, particularly the monosaccharides. Then under proteins you have learnt about amino acid structures, how amino acids are linking up to form peptide bond which leads to their primary structure. Even secondary and tertiary structure has been taken up and has been discussed in the form of fibrous proteins, in the form of globular proteins, their functions. And under DNA RNA structure you have learnt about bases, how they are divided into purines and pyrimidine categories, the structure of dipeptide, which carbon of sugar is to be linked with phosphate, which carbon of sugar is to be linked with base. That all you have taken up. These are the points to be kept in mind. So keep revising. Make sure you subscribe to the channel so that you can get more notifications for the videos, and hope you are enjoying the benefits of our lectures. Thank you and bye bye.